हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हमारे क्लास 12 का 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसके अंदर हमने ये देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा के अंदर भी औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा और उससे संबंधित कई प्रकार के न्यूमेरिकल भी मैंने आपको वहां पर करवाए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि होती है। ऐसा क्यों होता है आप इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेना। आज ये हमारा इसका तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम दूसरे लेक्चर में अपवन वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। अपवन वेग क्या होता है, तो आज से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिशीलता में। क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। अब देखो ये गतिशीलता क्या चीज होती है, तो गतिशीलता को वही म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से बताते हैं उसको, है ना। और ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के अपवन वेग और बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। या एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेशों के अपवन वेग को क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। अब हम जानते हैं जो अपवन वेग होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई टो अपॉन एम। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनों के लिए। अगर कोई आवेश दे दे, कोई भी आवेश दे दे क्यू, तो यहाँ पर ई की जगह क्यू कर देंगे, है ना। ये भी इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो म्यू बराबर क्या होगा? ई टो अपॉन एम। और ये ई से ई टो कट गया तो म्यू बराबर आया ई टो बटा एम। ये भाई गतिशीलता का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका मात्रक, यहां से इसका मात्रक आएगा अपवन वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये वी क्या है? वोल्ट है। यहां से विमा क्या आएगी इसकी? यहां से विमा क्या जाएगी? देखो ये विभव यानी वोल्ट, तो इसके मात्रक को तो हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दिया मात्रक को। अब देखो इसकी विमा कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले की विमा हो जाएगी L2, समय सेकेंड की विमा हो जाएगी आपके T1 और वोल्ट V की विमा क्या हो जाएगी? V बराबर होता है W अपॉन Q। तो इसकी विमा M1 L2 T-2 अपॉन इसकी हो जाएगी आपके 80। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखो M1 L2 और देखो ये T-3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो T-3 और ये हो जाएगा आपके देखो M1 L2 T-3 A-1। ये ऊपर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1 और सेकेंड का T1। अब इसको यहां पर सोल्व कर लेंगे तो देखो L2 से L2 तो कट गया तो M-1 T0 और ये देखो T-2 हो जाएगा क्योंकि 1 और -3 कितना? -2 ऊपर जाएगा तो ये देखो ये सॉरी L0 हो जाएगा और T हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा 1 की पावर 1 +1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। किसके आगे भाई? गतिशीलता की। अब इसके आगे देखो, अब इसके बाद में आता है कि गतिशीलता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी निर्भर किन किन चीजों पर करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि गतिशीलता एक तो डिपेंड करती है आवेश के प्रभावित द्रव्यमान पर। किस पर? आवेश के प्रभावित द्रव्यमान पर। ये जो प्रभावित द्रव्यमान होता है ये हमारे यानी सीनियर के लेवल के हिसाब से हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा इसको थोड़ा सा याद, हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं होगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो आवेश जितना ज्यादा भारी होता है उसकी गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होती है ना। एक बात देखेंगे तो कैसे? आवेश के प्रभावित द्रव्यमान पर, है ना। इसके अलावा किस पर डिपेंड करती है? धातु की प्रकृति पर। किस पर? धातु की प्रकृति पर। धातु की प्रकृति पर देखो, है ना। धातु की प्रकृति पर डिपेंड करने का मतलब क्या है? चांदी के लिए अलग होगा और इसके अलावा तांबे के लिए अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए, जो एल्यूमिनियम में जो आवेश होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी गतिशीलता अलग होगी। चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिशीलता अलग होगी। कभी भी अगर यह शब्द आपको देखने को मिलेगी पृष्ठ की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इस जो भी भौतिक राशि के बारे में ये कहा गया है उस भौतिक राशि का मान अलग अलग भौतिक राशियों के लिए, या सॉरी अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, यानी धातु चेंज होने पर इसका मान बदल जाता है ना। अब देखो इसके बाद में तो ये हो गई इसकी निर्भरता। इसके बाद में देखो अगर हम ई को वही नियत मान ले, ई को क्या मान ले? नियत, है ना। तो यहाँ पर जो गतिशीलता होती है वो अपवन वेग के उस समय समानुपाती होती है। जैसे जैसे अपवन वेग बढ़ता है वैसे वैसे गतिशीलता भी बढ़ती जाती है। मान लो कोई धातु है जिसके लिए गतिशीलता μ1 है, विद्युत क्षेत्र E है और अपवन वेग v d1 है। दूसरा कोई धातु है जिसके लिए गतिशीलता μ2 है, विद्युत क्षेत्र उतना ही लगे आपकी बार भी,
है ना। जो धातु है ना जिसके ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है वो विद्युत क्षेत्र दोनों समय इसमें बराबर है और इसके लिए अपवन वेग v2 है। क्योंकि गतिशीलता बदल गई मतलब पदार्थ अलग अलग, तो उन अलग अलग पदार्थों के लिए अपवन वेग भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा μ1 बटे μ2 बराबर क्या हो जाएगा vd1 बटे vd2। ये आपके फॉर्मूला बनता है जिसपे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इन चार चीजों में से किसी तीन का मान देगा और एक का मान आपको पूछेगा, तो इसके ऊपर आपके सवाल बन सकता है। तो ये वही हो गई हमारी गतिशीलता। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि गतिशीलता हमेशा धनात्मक होती है भाई। कैसे होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और अगर राशि में अगर इसकी बात करें तो ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, गतिशीलता अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, गतिशीलता अदिश राशि होती है। तो ये हो गई भाई हमारी गतिशीलता। अब इसके बाद में एक चीज इसमें और बच जाती है, वो ये है कि जो गतिशीलता का हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा वो ये था भाई, है ना। इसमें अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पर अगर किसी और आवेश के लिए अगर हम बात करें तो Q टो अपॉन m हो जाएगा। यानी किसी भी आवेश के लिए बात करें तो Q हो जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें देखो m जो है इसका यहाँ पर प्रभावी द्रव्यमान वास्तव में होता है, जबकि हम इसको नॉर्मली, क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान के बारे में हमें ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाती, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको हम ये द्रव्यमान ही मानकर चलते हैं। तो प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा होने पर गतिशीलता कम हो जाती है। यानी एल्फा कण है उनकी गतिशीलता कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है ना। ये इसकी सहायता से मैं बताना चाहता है। और ये जो आपके कॉन्सेप्ट है ये एक बार आपके और काम में आएगा जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, यानी अर्धचालक युक्तियां पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 16 है आपके, उसके अंदर हम क्या करेंगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे और ये वहां पर भी हमारे काम में आएगा। अब इसके आगे देखो, इसके बारे में एक चीज आप भाई इसके अंदर याद रखना कि जो अपवन वेग होता है ना उसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि होती है। यानी कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये आंकड़ा आपको मैंने क्यों बताया है ये आपको आगे समझाऊंगा, एक सवाल करवाऊंगा बहुत ही अच्छा, है ना। उसमें आपको समझ में आएगा कि कोटि किस काम में थी। यानी अपवन वेग जो होता है, जैसे प्रकाश का वेग होता है वो 10⁸ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है, या जो यानी अगर हम वायु में बात करें या अगर हम इसमें निर्वात की बात करें तो लगभग उसके घात में 10⁸ ही आता है ना, उसके साथ गुणा में, तो उसको उसकी कोटि कहते हैं भाई, है ना। ये 11th क्लास के एक लेक्चर में बताया था, नेवी एयरफोर्स के एक लेक्चर में मैंने ऐसा सवाल करवा रखा है। तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है अपवन वेग, है ना। इसको आप एक बार याद रख लेना, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। और जब भी आप वीडियो देखने बैठो या आप कभी भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई करो तो रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और साथ के साथ जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे उतारते जाए, है ना। अब देखो इसके अंदर वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो, अब जो हमारे टॉपिक है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, वो है आपका विश्रांति काल में। क्या है, विश्रांति काल, है ना। इसको कहते हैं भाई रिलैक्सन टाइम। रिलैक्सन टाइम यानी जो रिलैक्स करने का समय होता है वो, है ना। अब देखो ये क्या चीज है वास्तव में, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि जैसे मान लो n इलेक्ट्रॉन है ना, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो एक आयन यहाँ पर, एक आयन यहाँ पर, एक यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और इससे टकराने के बाद में यहाँ गया, फिर इससे टकराया, तो दो कर्मागत टकरों के मध्य, यानी इससे टकराया और फिर इससे टकर, यानी इससे रवाना हुआ, इससे टकरा गया, तो एक टक्कर तो ये, एक टक्कर ये, तो दो कर्मागत टकरों के बीच में आवेश को, यानी या दो कर्मागत टक्करों के बीच में आवेश को लगे औसत समय को, या ये जो दो कर्मागत टक्कर है, दो कर्मागत टक्कर करने के लिए आवेश को लगे औसत समय को, यानी आवेश को जितना समय लगता है दो कर्मागत टक्कर करने में। कर्मागत टक्कर समझ रहे, एक टक्कर ये देखिए वाली, यानी इससे टकराने के तुरंत बाद और इससे टकराने से जस्ट पहले, है ना, यानी जस्ट पहले से, यानी ऐसा नहीं 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड, ऐसा नहीं, 1 सेकंड का चाहे 1 अरबवां हिस्सा ही क्यों ना हो, चाहे इतना कम समय क्यों ना हो, है ना, इससे जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले, है ना, उस समय को हम नगण्य मानते हैं भाई। यानी इससे टकराने से जस्ट पहले और इससे टकराने के जस्ट बाद में आवेश के द्वारा इस पथ को तय करने में जितना समय लगता है उस समय के औसत को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। जैसे हमने वहां पे लिखा था विश्रांति काल, T1 + T2 + T3 + n इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, तो Tn बटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो ये औसत समय था वास्तव में। T1 T2 समय क्या था कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो दो कर्मागत टक्करों के बीच में कितना समय लेता है। यहाँ पर हमने इसका वेग u1 माना था, यहाँ पर इसका वेग v1 माना था। हमने इससे टकराने से जस्ट पहले, इससे टकराने के तुरंत बाद जब वो इस दिशा में रवाना होता है तब। ऐसा हमने इसके अंदर अपवन वेग के डेरिवेशन में किया था पीछे वाला लेक्चर में। पीछे वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना।
अब देखो यहाँ पर, तो ये हो गया भाई आपके विश्रांति काल। तो उम्मीद करता हूं विश्रांति काल आपको अच्छे समझ में आया होगा कि दो कर्मागत टक्करों के बीच में या दो कर्मागत टक्करों के बीच में आवेश जो समय लेता है उस समय के औसत को क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। अब ये वास्तव में टाइम है तो इसका मात्रक होता है सेकंड और इसकी डायमेंशन होती है आपके T1। क्या होती है, T1। अब ये जो भाई आपका विश्रांति काल होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की। अब आप कहोगे पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, जैसे मैंने कहा था गैस, गैस में आवेशवाहक कौन होते हैं, धनायन और इलेक्ट्रॉन। तो उनके लिए आप यानी आपकी विश्रांति काल अलग होगा। धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए अलग होगा। विद्युत अपघट्य में जो धनायन और यानी जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके लिए आपके विश्रांति काल का मान अलग होगा। और कुचालकों में जो आवेशवाहक जो बहुत कम संख्या में होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल संख्या में होते हैं, उनके लिए अपवहन वेग अलग होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के लिए अपवहन वेग अलग अलग होता है। चांदी के लिए अलग, तांबे के लिए अलग। इसलिए हम कहते हैं पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है यानी विश्रांति काल। एक भाई डिपेंड करता है आपके ताप पर। किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ये हम आपको बता चुका हूं। अब देखो, अब किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। यानी हम जब आगे यानी इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। शायद आपने सुना होगा रेजिस्टिविटी, 10th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, है ना। इसके बहुत सारे सवाल भी करेंगे। तो जब प्रतिरोधकता हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि विश्रांति काल और ताप का सीधा कनेक्शन होता है ना। यानी जो ताप है वो चेंज होने पर विश्रांति काल बढ़िया घट जाता है। ऐसा देखो क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं ताप के कारण कणों को ऊर्जा कितनी मिलती है, हाफ kT के बराबर, है ना। ये हमने 11th क्लास में फॉर्मूला प्रूव किया था। अब देखो क्या वास्तव में, जैसे आपके पास में कोई आपका धातु है, ये दो आयन है, इसके बीच में यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर जा रहा है। ताप बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, तेज चलेगा तो टक्कर जल्दी होगी, समय घट जाएगा, यानी उस समय विश्रांति काल घट जाता है। यानी जब ताप बढ़ता है तो विश्रांति काल घट जाता है। किसके लिए मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यानी धातुओं के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए बिल्कुल अलग होता है ना। कुछ चालकों के लिए विश्रांति काल में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये जो मैंने बताया ना, ये केवल किसके लिए है, धातुओं के लिए ही वैलिड है भाई, है ना। धातुओं या चालकों के लिए, और किसी के लिए आप इसको लागू मत कर देना, है ना। सब वैलिड नहीं होता, आगे बता दूंगा। तो ये हो गया भाई आपके विश्रांति काल कंप्लीट। विश्रांति काल क्या चीज होती है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब विश्रांति काल के बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है आपका माध्य मुक्त पथ। इसको भाई लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से। जैसे आपके आयन है, धनायन है, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद में जो पीछे जो परमाणु बचेगा उसी को हम धनायन कहते हैं। वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके बीच में घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से टकराने के बाद में यहां पहुंचेगा, तो जो ये पथ तय करेगा, ये इस औसत पथ को क्या कहते हैं, क्योंकि सब परमाणुओं के बीच की दूरी अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, एक पथ तो बता नहीं सकते, हम ऐसा कह नहीं सकते कि परमाणु के बीच की दूरी मान लो आपके पास में 0.2 एंगस्ट्रॉम है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है, अलग अलग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, इसके अंदर हम सभी पथों को जोड़कर ये जितने भी पथ होते हैं इनकी संख्या का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में क्या जाता है, औसत पथ आ जाता है। और इसी औसत पथ को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर जो वेग होगा वो आता है VRMS, और दूरी होगी आपके लैम्बडा अपॉन समय होता है विश्रांति काल। क्या होता है, विश्रांति काल। अब हम जानते हैं जो VRMS है, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल मान। ये आपने 11th क्लास के अंदर अनुगत्य सिद्धांत के अंदर पढ़ा था कि गैसों का वेग हम काम में नहीं लेते। क्या काम में लेते हैं हम गैसों का काम में लेते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, है ना। तो यहाँ से माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला क्या आता है आपके, देखो यहाँ से विश्रांति काल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बराबर लैम्बडा अपॉन VRMS। तो लैम्बडा क्या है, आपके माध्य मुक्त पथ। इसके बाद में जो भाई हमारे टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी के लिए आज का लेक्चर है। तो देखो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उस लेक्चर का आपके नाम है अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। क्या है भैया आपके, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। देखो भाई अब इसके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा में संबंध, है ना।
यानी हम कोई ऐसा सूत्र प्राप्त करेंगे जिसमें विद्युत धारा भी आती हो और अपवहन वेग भी आता हो। जैसे ये आपके पास में कोई चालक है और इस चालक को हम क्या करेंगे, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, है ना। ये बैटरी से जोड़ दिया हमने। इस चालक की जो लंबाई है वो तो है आपके L और इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो है L। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N भाई क्या है, N। बैटरी को यहां से प्लस से जोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा इसका प्लस होगा, ये वाला हिस्सा इसका माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, देखो इसके अंदर धारा तो किधर जाएगी, इधर, इस तरफ जाएगी इसके अंदर धारा तो I, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। तो यहां से, और N जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है भाई, क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। N इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इस चालक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसको वीडियो को पॉज कर लेना आप और ये डायग्राम नोट कर लेना। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो इसके बाद में तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि 30 सेकंड में N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी बैटरी से, यानी यहां पर हमारे जो बैटरी की वजह से उस चालक के अंदर 30 सेकंड में N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ऐसा मान के चल रहे। तो भाई यहाँ पर स्मॉल n जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन घनत्व। यानी एकांक आयतन के अंदर या किसी भी आयतन के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व, और इसमें आपको अंतर समझ में आया। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मात्रक क्या होगा, यहाँ से मीटर इनवर्स क्यूब, है ना, यानी m⁻⁻3, यानी मीटर इनवर्स क्यूब इसका यहाँ पर मात्रक होता है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। n अलग चीज है, स्मॉल n अलग चीज है। स्मॉल n इलेक्ट्रॉन घनत्व है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत जगह काम में आएगा, खास तौर से ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर हम जानते हैं जो आयतन है वो चालक का है। चालक का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। लंबाई L ली थी और उसका क्षेत्रफल A लिया था, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। अब देखो तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा कैपिटल N बटे A गुणा L। तो कैपिटल N ये बराबर हो जाएगा NaL। अब हम आवेश के क्वांटिमीकरण से जानते हैं कि यदि उस पूरे चालक में अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश Q का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन। आवेश के क्वांटिमीकरण से ये फॉर्मूला आया था कि किसी भी चीज को आवेश कितना दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। तो Q बराबर Ne, यानी इतना आवेश उसमें से प्रवाहित हो रहा है। तो Q बराबर NaLe, ये Q की वैल्यू है। अब I बराबर क्या होता है आपकी Q बटा T। तो I बराबर Q की वैल्यू कितनी, देखो देखे NaLe बटा क्या हो जाएगा T। तो I बराबर हो जाएगी आपके NaL बटा T। क्या होती है, L बटा T। हम नॉर्मली ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस यानी चालक के अंदर यानी इस सिरे से उस सिरे तक चल कर जाता है, ऐसा हम यहाँ पर मान रहे हैं, है ना। और इसीलिए हम जानते हैं कि यानी दूरी बटा समय क्या होता है, वेग, और इस वेग को यहाँ पर क्या कहते हैं, अपवहन वेग। तो I बराबर है NeAVD। तो हमें वही सूत्र निकालना था जिसमें अपवहन वेग भी आता हो, धारा भी आती हो। तो ये होता है धारा और अपवहन वेग के बीच में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में लास्ट में कर लूंगा, है ना। अब देखो इसके बाद में जो हमारे टॉपिक है वो है अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। किसके बीच में, ये भी इसी टॉपिक से आएगा। अपवहन वेग वे विभवांतर में संबंध, वे विभवांतर में संबंध, वे विभवांतर में संबंध। तो देखो ये क्या चीज होती है वास्तव में, कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो क्या संबंध होता है, हम जानते हैं Vd बराबर होता है E टो बटा M, है ना। यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो वहां से का फॉर्मूला बनता है V बटा L। या हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था तीसरे चैप्टर के अंदर, E डॉट डी, ऐसा याद करो देख, या E डॉट dr, है ना। इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था हमने वहां पर, इस टाइप का। तो यहाँ पर यानी आपके विभवांतर या विभव बराबर क्या था, विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन, है ना। तो यहाँ पर इसको E बराबर V बटा L लिख सकते हैं। dr को इधर भेजेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल दूरी L ले लेंगे यहाँ पर, है ना। तो E बराबर V बटा L, इसको हम परिमाण में ले रहे हैं फॉर्मूले को। किसमें ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड के परिमाण के अंदर, सबका परिमाण ले लिया हमने यहाँ पर, है ना। अब देखो यहां से इसका फॉर्मूला रखो, तो E बराबर V बटा L, तो Vd बराबर हो जाएगा आपके E तो V बटा ML। तो ये तो आपका विभवांतर है
और ये आपका अपवहन वेग। तो ये आगे आपके विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं और कई बार इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह आवेश दे देता है, तो उस समय इसका फॉर्मूला बन जाता है क्यू वी टो अपॉन एम एल। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ई की जगह क्यू रख दें, है ना। और जो भी आवेश दिया, चाहे वो आपको न्यूट्रॉन दे या कोई आयन दे, चाहे अल्फा कण दे, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन दे, कुछ भी दे, तो आप इसको आराम से सोल्व कर पाओगे, है ना। अब इसके आगे देखो। हाँ देखो भाई, अब आपके एक ये सवाल है। ये सवाल आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन है बहुत ही इजी। देखो इसमें दिया 1.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपव्यय चाल का आकलन कीजिए, यानी अपवहन वेग निकालना है इसके अंदर। मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा प्रवाह में 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तांबे का घनत्व 9 गुणा 10 की घात 9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 AMU है। तो इस स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना। अब देखो इसमें जो जो भी चीजें दी है वो सारी चीजें हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे इसके अंदर इसने अपव्यय की यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दिया है, 1.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। धारा कितने दी इसने, 1.5 एम्पियर। और इसने इसका यहाँ पर देखो परमाणु द्रव्यमान कैपिटल एम से बताते हैं इसको, तो 63.5 AMU। और इसने क्या दिया, तांबे का घनत्व वो है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक लाइन इसमें और है कि प्रत्येक यानी तांबे का परमाणु इस पूरे पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो आपका यह परमाणु है तांबे का, किसका है, तांबे का है, कॉपर परमाणु है। इस कॉपर परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। किसको दिया, यानी वो जो पूरा जो पदार्थ है उस पदार्थ में इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, है ना। और ये आपके तांबे का परमाणु, यानी हम जानते हैं इसने तांबे का एक परमाणु दिया है ऐसा, यानी सॉरी यानी इस प्रकार को ये पदार्थ दिया जिसमें बहुत सारे परमाणु है और प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि जितने परमाणु उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या ये चीज आपको यहां से समझ में नहीं आती है क्या, लॉजिकली सोचो कि एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब जितने तांबे के अंदर इस पूरे पदार्थ के अंदर जितने परमाणु उतने के उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम परमाणुओं की संख्या निकाल लें तो क्या वही संख्या इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अब वो कैसे निकाले, याद करो मैंने जब आपको एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एक सवाल करवाया था कि 1 कप जल में कितने धनायन और ऋणायन होते हैं, पीछे जाके वो लेक्चर देख लेना, है ना। उस लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज में अगर आपको किसी पदार्थ के अंदर अगर आपको वो क्या पूछ ले, परमाणु की संख्या पूछ ले, अणुओं की संख्या पूछ ले, अवयवी कणों की संख्या पूछ ले, तब हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम बराबर यानी बटा कैपिटल एम और गुणा Na। और इस स्मॉल एम को लेना है ग्राम में, किसमें लेना है, ग्राम में लेना है और गुणा में ही Na। क्या ये फॉर्मूला नहीं बताया था क्या। तो ये आपके तांबे के परमाणुओं की संख्या है, तो जितने परमाणु उतने के उतने इलेक्ट्रॉन। क्या यहां से बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमें कैपिटल एन का मान निकालना है। तो कैपिटल एन का मान कैसे निकालोगे, यहां से देखो स्मॉल एम आपका द्रव्यमान है, तो हम जानते हैं घनत्व रो बराबर होता है एम बटा वी। तो एम बराबर क्या होगा आपके रो वी, कितना होगा रो वी। एम बराबर कितना होगा, रो वी होगा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपके एम की जगह रो वी और ये हो जाएगा आपका Na और बट्टा हो जाएगा कैपिटल एम। अब एक चीज ध्यान रखना, यह द्रव्यमान ग्राम में है, तो यहाँ पर घनत्व को भी किसमें लेना है आपको, ग्राम के अंदर। किसमें लेना है, ग्राम के अंदर लेना है ना। अब यहाँ से आगे देखो, इससे आगे अगर आप यदि आप इससे अगर आगे चलो तो यहाँ आगे आपके परमाणुओं की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई। तो आई बराबर क्या होता है NeAVD। अब वह वेग पूछा है, धारा दे दी, ई का मान हमें पता है, ए का मान हमें इसने दे दिया है, एन का मान हमें निकालना है यानी यहां से, और वीडी का मान इसने हमसे सवाल में पूछा है। तो वीडी बराबर होगा आई बटा NeA। क्या यहां से समझ में आया। तो स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बटा वी। क्या यही तो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, रो वी Na अपॉन ये आया आपके कैपिटल एम। यहाँ पर ध्यान रखना है कैपिटल एम है अणुभार है या परमाणु द्रव्यमान है, और ये वाला वी, इसका वी से वी तो कट गया, तो स्मॉल एन बराबर आया रो Na
बटे कैपिटल एम। इसको पॉज करके आप इसको उतार लेना। अब इसके अंदर देखो ये आई हमारे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहां से उठाओ तो वीडी बराबर हो जाएगा आई बटा स्मॉल एन बराबर रो एन ए बटा कैपिटल एम ई ए। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वीडी बराबर हो जाएगा आई कैपिटल एम अपॉन रो एन ए ई ए। ये आपके फॉर्मूले में मान पुट कर देना। अब मान पुट कैसे करोगे इसको आप गौर से देखो एक बार। देखो सबसे पहले रखो वीडी बराबर आई का मान कितना था 1.5 एम्पियर इंटू इसका एम कैपिटल एम अणुभार कितना था 63.5 एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई होती है और एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस कितना -27 किलोग्राम। ये एक एएमयू की वैल्यू होती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 63.5 रख दिया बटे रो का मान कितना, रो का मान आया हमारे 9 गुणा 10 की घात 9 था। तो इसको आपको किस में रखना है, इसको आपको रखना है ग्राम के अंदर। और ये किस में रखना है, ग्राम के अंदर रखना है। तो 9 गुणा 10 की घात 9 ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, तो इसको ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में चेंज कर लेना। ये कैलकुलेशन है इसके अंदर। आप इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि आप जितने भी इसमें मात्रक रखो वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेना और किलोग्राम को किस में चेंज कर लेना, आप ग्राम में चेंज कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, है ना। इसमें भी ज्यादा समय लगेगा। एन का मान रख देना कितना 6.023 गुणा 10 की घात 23, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ए का मान जब आप रखो तब वो आपको किसमें मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लेना इसको, है ना। 1 मीटर बराबर 100 होता है तो 10 की घात 4 हो जाएगा और इसको उठा के यहाँ पर रख देना, कैलकुलेशन कर लेना और इसकी वैल्यू आएगी 1.10 गुणा 10 की घात -3 मीटर पर सेकंड। इसके लगभग आएगी, इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो अगर थोड़ा इसके आपके लगभग बराबर आता है तब आपके बिल्कुल सही होगा। अब एक चीज याद करो यहाँ पर इसका आपके आंसर ये आया है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे ना आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, आगे की किसी वीडियो में ये कैलकुलेशन आपको मैं करके बता दूंगा, है ना। अभी यहाँ पर ज्यादा समय खराब होगा। ये तो ये आप 6वीं क्लास से पढ़ते हो, गुणा भाग करना। अब तो एक चीज का ध्यान रखना, मात्रक सब सेम रखना है ना। अब देखो इसको मैंने इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या अपवन वेग की जो कोटि होती है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड होती है। ये देखो 10 की घात -3, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे 10 की घात -4 भी इसको कर सकते हैं। तो 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। अब यहां से हमारा एक सवाल बनता है क्या कि जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई हो, जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई हो तब क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, धातु में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है, इनके पास में उसमें ऊर्जा होती है, नहीं तापीय ऊर्जा, वो होती है 1/2 kT। और इस समय इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है ना भाई, वो होती है 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी होती है अप्रोक्सीमेट, है ना, लगभग इतनी होती है इसकी। और जब बैटरी जोड़ देते हैं तब इसकी अपवा चाल कितनी हो जाती है 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड कोटि की। यानी इस वेग से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करे और इस चालक की लंबाई अगर 1 मीटर हो तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट। कैलकुलेशन करके देख लेना आप, 15 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट। क्या कहा मैंने, ये तो उसमें चाल होती है, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताई, है ना। अब जब इसमें बैटरी हम जोड़ देते हैं तो इनका जो वेग होता है वो अपवा वेग में बदल जाता है या अपवन वेग से गति करते हैं। और अपवन वेग का मान है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड कोटि का आता है। इसके गुणा में कुछ संख्या आ सकती है लेकिन कोटि इतनी होती है। अगर इस कोटि से हम अपवन वेग माने और चालक की लंबाई 1 मीटर हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, 15 मिनट। अब सवाल ये आता है कि चालक चाहे 1000 मीटर लंबाई क्यों ना हो, स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, क्या समय लगता है क्या इसमें? कि आपने स्विच ऑन कर दिया और आराम से जाके खाट पे बैठ गए कि यार अभी बल्ब जलने वाला है ना। तो इसके अंदर बल्ब जलने में बिल्कुल भी, ट्यूबलाइट का मामला अलग होता है, उसमें उत्कृष्ट कैसे होते हैं, ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं। आप कोई भी उपकरण आपके घर में काम में लेते हो, चाहे टीवी है, फ्रिज है ना, चाहे आपका बल्ब है या और कोई चीज, वो चाहे 1000 किलोमीटर दूरी क्यों ना पड़े, बटन दबाते ही वहां पर बल्ब यानी आपके जल जाता है, उसमें क्षण भर का समय भी नहीं लगता। ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि चाल तो इतनी कम है। अगर हम इस चाल से माने तो 1 मीटर लंबे चालक को पार करने में 15 मिनट लग जाएंगे। फिर ऐसी क्या चीज है जिससे ये इतना जल्दी बल्ब प्रकाशित हो जाता है? तो इसके अंदर क्या होता है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास में एक पाइप,
इस पाइप में यहां से आपने पानी डाला और ये आपके 1 किलोमीटर लंबी है। यहां तक पानी आने में आपको समय लगेगा, काफी सारा समय लगेगा। मान लो आपके आधा घंटा लगा, है ना, आधा घंटा लगा, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी पाइप है, क्योंकि समय तो लगेगा। अब देखो, अगर इस पाइप में पहले से पानी होता, मान लो पहले से इसके अंदर पानी भरा होता आपके, और आप जैसे इसके अंदर यहां से पानी डालते, तो यहां से जैसे पानी डालते तो इधर पानी निकलना शुरू हो जाता, समय नहीं लगता बिल्कुल। इधर से जैसे पानी डाला इधर पानी, क्यों? क्योंकि ये वाला पानी इस पानी को धक्का देता, ये वाला आगे वाले पानी को, ये वाला आगे वाले पानी को, ये वाला आगे वाले को, ये वाला आगे वाले को, और ये वाला यहां से इस आगे वाले पानी को धक्का देके बाहर गिरा देता। क्या इसमें क्षण भर भी लगता? क्या इस समय ये जो आपका जो दाब का जो वितरण होता है, ये ध्वनि के वेग से होता है। किससे होता है? ध्वनि के वेग से। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम बैटरी जोड़ते हैं चालक के सिरों पर, तो बैटरी जोड़ते ही क्या होता है, जैसे यहां पर हमने बैटरी जोड़ी, तो बैटरी जोड़ते ही यहां पर आ जाता है प्लस और यहां पर आ जाता है माइनस, तो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। और विद्युत क्षेत्र की जो स्पीड होती है भाई, वो होती है आपके प्रकाश के वेग के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन वो उसी समय अपवन वेग से गति करने, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ वेग से गति करने, यानी इस तरफ गति करने लगेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें तार में चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, फिर बैटरी में जाएगा, उसके बाद में आपके बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है उस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, जिसके कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे ही अपवन वेग से गति करने लगते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचते ही बल्ब जल जाता है ना। और इसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, प्रकाश के वेग से काम होता है, इसलिए बल्ब फटाफट जल जाता है। जो आपकी आरबीसी किताब है, जो अभी भी मैंने आपको जो ये आपके जो न्यूमेरिकल करवाया ना, इस न्यूमेरिकल के जस्ट नीचे पैराग्राफ दिया होगा अभी, उस पैराग्राफ को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद।